नमस्कार साथियों, आपकी पाठशाला के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन स्वरूप। साथियों, एक बात बल्कि कहें झूठ जो हम आप सब ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सुनते रहते हैं, वो ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा भारत के तिरंगे का उचित सम्मान नहीं किया गया और कई सालों तक, आज़ादी के मिलने के बाद भी कई सालों तक आरएसएस ने अपने नागपुर स्थित मुख्यालय पर उस भारत के तिरंगे को नहीं फहराया। साथियों, भारत के इतिहास की बात हो, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास की बात हो अथवा कांग्रेस के इतिहास की बात हो, न जाने कितनी ही सत्य तथ्यों को, घटनाओं को बताने की बजाय छुपाने की कोशिश हुई है। इतिहास की केवल उन्हीं घटनाओं को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश हुई या कहें पहुंचाया गया जिससे केवल और केवल एक परिवार, कौन सा परिवार? नेहरू गांधी परिवार और मोहनदास करमचंद गांधी जी का महिमा मंडन हो सके। इसलिए उन सब तथ्यों को, उन सब बातों को, उन सब घटनाओं को जो नेहरू गांधी परिवार एवं मोहनदास करमचंद गांधी जी के खिलाफ जा सकती थी, उस परिवार के ऊपर अथवा उनके किसी भी कृत्य पर प्रश्न खड़ा कर सकती थी अथवा खड़ा कर सकती हैं, उसको दबाने की, छुपाने की लगातार कोशिश हुई और आज भी बदस्तूर ये कोशिश जारी है। जरा हम सब सोच के देखें कि आज़ादी मिलने के 78 साल बाद छन छन कर जो भी थोड़ी बहुत जरा सी भी जानकारी बाहर आ रही है, वो भी पूरी नहीं है और कांग्रेस के पास अथवा उनके किसी भी समर्थक के पास उसका कोई भी एक तर्कपूर्ण जवाब नहीं है। एक बात जो आज तक संभवतः हर देशवासी से छुपाई गई, जिसको जानकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, और वो है मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर यूनियन जैक की मौजूदगी हो, ऐसी इच्छा रखना। और उन्होंने ये भी कहा था कि यदि राष्ट्रीय ध्वज पर चरखे की जगह अशोक चक्र को ले लिया गया या अशोक चक्र रखा गया तो वे उस भारत के राष्ट्रीय ध्वज को सलामी नहीं देंगे। हालांकि मोहनदास करमचंद गांधी जी ने भारत के अहिंसक स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, ऐसा बहुत से इतिहासकार कहते हैं, परंतु फिर भी ये विवाद का विषय है। फिर भी वो कांग्रेस पार्टी के नेता होते हुए भी सरकार में शामिल नहीं हुए, वो सरकार से बाहर रहे, उन्होंने सरकार से दूरी बनाए रखी और उसी तरह उन्होंने नए स्वतंत्र भारत के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज से भी दूरी बनाए रखी। भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिलने के कुछ दिन पहले 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा आयोजित एक बैठक में तिरंगे के डिजाइन को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। इस बैठक में बाबू राजेंद्र प्रसाद जी, अब्दुल कलाम आजाद जी, सरोजनी नायडू जी, सी राजागोपालाचारी जी, के एम मुंशी जी, बी आर अम्बेडकर जी जैसे प्रख्यात व्यक्ति शामिल थे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वराज ध्वज पर आधारित है, जो पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था और वो वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही ध्वज था। वर्तमान भारतीय ध्वज में, जैसा कि हम आप सब जानते हैं, केसरिया, सफेद और हरे रंग की 3 बराबर पट्टियां हैं, जिनके बीच में 24 तीलियों वाला एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र है। 22 जुलाई 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत ये ध्वज किया गया था। ये ध्वज 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में रहा और उसके बाद से भी आज तक भारतीय गणराज्य के ध्वज के रूप में इसको जाना जाता है और इसको मान्यता मिली है। हालांकि भारत ने केंद्र में अशोक चक्र वाले तिरंगे को अपने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया, लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी जी संविधान सभा द्वारा प्रस्तावित इस ध्वज से खुश नहीं थे। गांधी जी द्वारा लिखे गए एक पत्र में, जो मोहनदास करमचंद गांधी के संग्रहित कार्यों में प्रकाशित है, उन्होंने संविधान सभा द्वारा अपनाए गए ध्वज पर अपनी आपत्ति व्यक्त की थी। वो 2 कारणों से डिजाइन से नाखुश थे। वो 2 कारण क्या थे? एक तो यूनियन जैक की उपस्थिति नहीं थी भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर, और दूसरा भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चरखे की जगह अशोक चक्र की उपस्थिति थी। मोहनदास करमचंद गांधी ने भारतीय तिरंगे के ऊपरी बाएं कॉर्नर में यूनियन जैक को शामिल करने का समर्थन किया था।
अपने पत्र में गांधी जी ने भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तावित ध्वज के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया था। 1947 में गवर्नर जनरल माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत ध्वज के प्रस्ताव में कांग्रेस का ध्वज शामिल था, लेकिन उसके बाएं ऊपरी कोने में यूनियन जैक भी था। हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने इस ध्वज को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि कांग्रेस के राष्ट्रवादी सदस्य यूनियन जैक को शामिल करने को अंग्रेजों के प्रति अत्यधिक सम्मान के रूप में देखेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में किन किन नेताओं ने यूनियन जैक वाले भारत के तिरंगे के प्रस्ताव का विरोध किया था, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। कांग्रेस पार्टी एवं उसके जो वर्तमान पदाधिकारी हैं वो भी हमको आपको देश को इसके बारे में नहीं बताएंगे, मगर हम आप ये और ये देश ये मान ले कि सरदार पटेल इसमें जरूर रहे होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में ये विरोध हुआ होगा। ये है साथियों लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तावित भारत के गणराज्य का भारतीय ध्वज। देख रहे हैं आप कि इसमें तिरंगा झंडा है, बीच में चरखा है और बाएं कोने पर यूनियन जैक है। अपने पत्र में गांधी जी ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज में यूनियन जैक को शामिल करने का बचाव किया। गांधी जी ने तर्क दिया, हालांकि अंग्रेजों ने भारतीयों को नुकसान पहुंचाया होगा, लेकिन उनके ध्वज ने तो ऐसा नहीं किया है। अंग्रेजों की स्वेच्छा से भारत छोड़ने के लिए गांधी जी प्रशंसा करते हैं और भारतीयों से अंग्रेजों के गुणों पर ध्यान देने का आग्रह करते हैं। उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तावित ध्वज को अपनाने का समर्थन किया था। मैं एक गांधी जी का एक पत्र आपके समक्ष पढ़ रहा हूं। कॉर्नर ऑफ आवर फ्लैग if harm has been done to us as by the British, it has not been done by their flag, and we must also take note of the virtues of the British. They are voluntarily withdrawing from India, leaving power in our hands. A drastic bill which virtually liquidates the empire did not take even a week to pass in Parliament. Time was when even very unimportant bills took a year and more to be passed. Whether they have been honest in framing the bill, only experiment will show. We are having Lord Mountbatten as our chief gatekeeper so long. He has been the servant of British king. Now he is to be our servant. If while we employed him as our servant, we also had the Union Jack in the corner of our flag, there would be no betrayal of India in this. लेकिन मैं उसका अनुवाद कर रहा हूं, लेकिन हमारे झंडे के एक कोने में यूनियन जैक होने में क्या बुराई है? अगर अंग्रेजों ने हमें नुकसान पहुंचाया है तो वो उनको झंडे से नहीं हुआ है और हमें अंग्रेजों के गुणों पर भी ध्यान देना चाहिए। वे स्वेच्छा से भारत से जा रहे हैं, सत्ता हमारे हाथों में छोड़ रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज में यूनियन जैक को अस्वीकार किए जाने पर बहुत गहरा दुख व्यक्त करते हुए ये सब बातें कही थी। गांधी जी ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि भारत उदारता और मित्रता नहीं दिखा सका। किसको? अंग्रेजों को। भारत अंग्रेजों को उदारता और मित्रता नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि भारत यूनियन जैक को रिजेक्ट कर रहा है, तिरंगे पर उसकी उपस्थिति को। गांधी जी ने आगे कहा, लॉर्ड माउंटबेटन हमारे मुख्य द्वारपाल हैं। इतने लंबे समय से वे ब्रिटिश राजा के सेवक रहे हैं, अब उन्हें हमारा सेवक होना चाहिए। अगर हम उन्हें अपना सेवक नियुक्त करते हुए अपने झंडे के एक कोने में यूनियन जैक भी रखते हैं तो इसमें भारत के साथ कोई विश्वासघात नहीं होता। एक और पत्र मैं गांधी जी का आपके सामने पढ़ रहा हूं। दिस इज माई ओपिनियन बट आई अंडरस्टैंड दैट द रिपोर्ट इज नॉट ट्रू। इट पेन्स मी दैट कांग्रेस लीडर्स कुड नॉट शो दिस जनरॉसिटी वी वुड हैव thereby shown our friendship for the British. If I had the power that I once had, I would have taken the people to the task for it. After all, why should we give up our humanity? ये प्रवचन प्रकाशन -1 पेज नंबर 260।
गांधी जी ने अपने पत्र में आगे लिखा कि उन्हें यह देखकर दुख हुआ कि कांग्रेसी नेता अंग्रेजों के प्रति उदारता और मित्रता नहीं दिखा रहे हैं। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज में यूनियन जैक को शामिल करने के प्रस्ताव को खारिज करने पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए गांधी जी ने कहा, अगर मेरे पास पहले जैसी शक्ति होती तो मैं लोगों को इसके लिए फटकार लगाता। आखिर हम अपनी मानवता क्यों त्यागें? अब आप और हम जरा इसकी कल्पना करके देखें, अपने दिमाग में सोच के देखें कि जिसके खिलाफ आपने इतनी लंबी आजादी की लड़ाई लड़ी, उस ब्रिटेन के झंडे को स्वतंत्र भारत के झंडे में मोहनदास करमचंद गांधी जी शामिल कराना चाहते थे। दुनिया में ऐसा विचित्र अनोखा तर्क आपने कभी नहीं सुना होगा कि झंडे ने हमारा क्या बिगाड़ा है, अत्याचार तो अंग्रेजों ने किया। यह तर्क, मैं इसे कुतर्क कहूंगा, केवल और केवल मोहनदास करमचंद गांधी जी ही बोल सकते थे। दुनिया का हम इतिहास उठा के देख लें, पढ़ लें, किसी भी देश में उस देश के जो भी नेता आजादी के आंदोलन में रहे हों, कैसे भी हों, छोटे हों, बड़े हों, ऊंचे हों, नीचे हों, उनमें से किसी ने भी कभी ऐसा प्रस्ताव नहीं दिया होगा कि जिसने उनको कई 100 सालों तक, 200 सालों तक गुलाम बना के रखा, उन पर अत्याचार किए, उसका झंडा उनके झंडे में शामिल हो। लेकिन ऐसा प्रस्ताव भारत में या भारत के उस समय के जो सत्ता संभालने वाले लोग थे या आंदोलन के नेतृत्व करते, उनके सामने रखा गया। सवाल यह है, ऐसा प्रस्ताव रखने की हिम्मत भी क्यों हुई? गांधी जी ने आगे कहा कि वो चरखे के बिना ध्वज को सलामी नहीं देंगे। मोहनदास करमचंद गांधी उस ध्वज को पसंद करते थे जिसे कांग्रेस पार्टी ने 1931 में अपनाया था, जिसमें केसरिया, सफेद और हरी पट्टियां थीं और पट्टी के बीच में नीला चरखा था। वो चाहते थे कि स्वतंत्र भारत भी यूनियन जैक के साथ, ध्यान दीजिएगा, यूनियन जैक के साथ उसी ध्वज को अपनाए। इसलिए वो चरखे की जगह अशोक चक्र को लाने के समर्थक थे। और जब अशोक चक्र को लाने का प्रस्ताव आया तो वो इतने नाखुश हुए कि उन्होंने घोषणा कर दी कि वो ध्वज को सलामी देने से इनकार कर देंगे। साथियों, 6 अगस्त 1947 को लाहौर में दिए गए एक बयान में गांधी जी ने कहा, मुझे कहना होगा कि अगर भारतीय संघ के ध्वज में चरखे का प्रतीक चिन्ह नहीं होगा तो मैं उस ध्वज को सलामी देने से इनकार कर दूंगा। आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में सबसे पहले मैंने ही सोचा था और मैं चरखे के प्रतीक चिन्ह के बिना भारत के राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना भी नहीं कर सकता। यहां पर मैं आपके सम्मुख एक और गांधी जी का लेटर पढ़ना चाहूंगा। द टॉक विद कांग्रेस वर्कर, लाहौर, अगस्त 6, 1947। Replying to a similar question in connection with the flag of the Indian Union, he said, I must say that if the flag of the Indian Union will not contain the emblem of the charkha, I will refuse to salute that flag. You know, the national flag of India was first thought of me, and I cannot conceive of India's national flag without the emblem of the charkha. We have, however, been told by Pandit Nehru and others that the sign of wheel or the charkha in the new national flag symbolizes the chakra also, some describing the wheel mark as a Sudarshan chakra, but I know what Sudarshan chakra means. सुदर्शन चक्र का क्या मतलब है? ये उद्धरण महात्मा गांधी के संगृहीत कार्यों के खंड 96 में है। जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें यह कहकर समझाने की कोशिश की थी कि डिजाइन में बदलाव महत्वपूर्ण नहीं है और नए राष्ट्रीय ध्वज में चक्र चरखे का भी प्रतीक है। इस तर्क को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि चक्र सुदर्शन चक्र का भी प्रतिनिधित्व करता है। गांधी जी ने कहा, कुछ लोग चक्र चिन्ह को सुदर्शन चक्र बताते हैं, लेकिन मैं जानता हूं सुदर्शन चक्र का क्या अर्थ है। यहां पर यह स्पष्ट है, गांधी जी सुदर्शन चक्र को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने हरिजन बंधु में यह भी लिखा था, अगर हमारे जो पार्षद शब्द आ रहा है, पार्षदों नहीं, यानी कि जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग पहुंचे थे, उनने मूल ध्वज के डिजाइन में हस्तक्षेप करने के बारे में कभी नहीं सोचा होता तो कुछ भी नहीं खोता। कलात्मक कारणों से चक्र के चयन को खारिज करते हुए उन्होंने लिखा, मैं उपरोक्त तर्ज पर संशोधित ध्वज को सलामी देने से इनकार करूंगा, चाहे वो कितना भी कलात्मक क्यों ना लगे। महात्मा गांधी जी के संग्रहित कार्यों के खंड 96 में अध्याय 222 से ही उद्धरण लिया गया है।
साथियों, ये तो थी मोहनदास करमचंद गांधी जी की बात। अब देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की यूनियन जैक के प्रति कितनी अटूट आस्था थी। उसका एक प्रमाण ये था कि वो चाहते थे कि तिरंगे के साथ यूनियन जैक को भी फहराया जाए। लॉर्ड माउंटबेटन ने एक पत्र जवाहरलाल नेहरू जी को भेजा था, जिसमें उन्होंने एक सुझाव दिया था। उन्होंने लिखा था कि 15 अगस्त और 9 अन्य ऐसे अवसर, उनको मैं आपके सामने लिख रहा हूं, उनको मैं आपके सामने बता रहा हूं वो कौन कौन से 9 अवसर थे, और उनकी सूची लॉर्ड माउंटबेटन ने बाकायदा पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रेषित करी थी। वो अवसर थे 1 जनवरी सेना दिवस, 1 अप्रैल वायुसेना दिवस, 25 अप्रैल इज़ेक दिवस, 29 मई कॉमनवेल्थ दिवस, 12 जून ब्रिटेन के राजा का जन्मदिन, 14 जून झंडा दिवस, 4 अगस्त ब्रिटेन की महारानी का जन्मदिन, 7 नवंबर जल सेना दिवस, 11 नवंबर रिमेम्बरेंस डे ऑफ वर्ल्ड वॉर, और 15 अगस्त जो कि भारत का स्वतंत्रता दिवस था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के साथ यूनियन जैक को भी इन कुल 10 अवसरों पर फहराया जाना चाहिए। नेहरू जी को बाकी किसी बात पर एतराज नहीं था, केवल उनको ये एतराज था, वो भी भयवश था, कि 15 अगस्त 1947 को उन्होंने कहा था इसका विशेष महत्व है, उस दिन तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद 1948 और बाद के वर्षों में हो सकता है ऐसा। उन्होंने जो उनके परम घनिष्ठ मित्र थे ब्रिटेन में, भारत के हाई कमिश्नर थे वीके कृष्ण मेनन, उनको चिट्ठी लिखी थी कि भारतीय उच्चायोग पर, इंडियन हाई कमिश्नर पर भारतीय झंडे के साथ साथ इन 10 अवसरों पर ब्रिटिश झंडे के साथ तिरंगा फहराया जाएगा, यानी कि तिरंगे के साथ साथ यूनियन जैक भी फहराया जाएगा। कांग्रेस के लोग ये दावा करते हैं कि नेहरू जी को तिरंगे से कितना प्रेम था। उन्होंने कांग्रेस के झंडे को राष्ट्रीय ध्वज नहीं बनाया, बहुत एहसान किया। नेहरू जी को तिरंगे से प्रेम था या नहीं, ये आज जब वो जीवित नहीं है तो कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता। लेकिन मेरा सवाल है, अगर तिरंगे से उनको प्रेम था तो उन्होंने कैसे यूनियन जैक को उसके संग फहराए जाने की बात मान ली, या उसके बारे में सोचा भी। तिरंगे से अगर उनको प्रेम होता तो इन 10 अवसरों पर, खास तौर से 1947 के बाद के स्वतंत्रता दिवस पर, यूनियन जैक को तिरंगे के साथ फहराने के लिए कभी तैयार नहीं होते। वो डांट कर भगा देते जो कोई भी ब्रिटिश अधिकारी ऐसा प्रस्ताव लेकर आता कि भारतीय ध्वज के साथ यूनियन जैक भी फहराया जाए। उनको चरखे से समस्या थी, वो चरखे को राष्ट्रीय ध्वज में नहीं चाहते थे, और गांधी जी इस हालत में नहीं रह गए थे कि वो अपनी बात को मनवा सकें। ये बात उन्होंने लिखी भी है। आज़ादी मिलने के 9 दिन पहले 6 अगस्त 1947 को नेहरू जी एक पत्र लिख रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 के अलावा बाकी अवसरों पर यूनियन जैक को फहराया जा सकता है। अब साथियों, हम आप जरा उन लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए, भारत को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। उन पुरुषों स्त्रियों के बारे में सोचें जिनके घर के घर बर्बाद हो गए, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी का पति, किसी का भाई, किसी का बेटा फांसी पर चढ़ गए। काला पानी की सजा उन लोगों ने भुगती, और उनकी मानसिकता का अंदाजा लगाइए। उन लोगों की सोच के बारे में जरा हम सोचें कि जो तिरंगे में यूनियन जैक को शामिल कराना चाहते थे। हिम्मत भी कैसे हुई इन लोगों की ये बात सोचने की। एक सिंड्रोम होता है जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकल सिंड्रोम। ये साइकोलॉजी में हमको पढ़ने को मिलेगा। इसके तहत ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति का कुछ लोग अपहरण कर लें और उसको बहुत लंबे समय तक अपने साथ रखें, तो वो जिस व्यक्ति का अपहरण किया जाता है वो व्यक्ति अपने अपहरणकर्ताओं के सामने ही नतमस्तक हो जाता है, उन्हीं को अपना वेल विशर या मित्र समझने लगता है, और एक निश्चित समय के बाद वो उनसे सहानुभूति भी रखने लगता है, उनसे प्रेम करने लगता है। सैकड़ों साल की गुलामी के बाद भी कांग्रेस के बहुत से नेताओं, जिनमें से मोहनदास करमचंद गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों शामिल थे, और कुछ अन्य भी शामिल थे, नेतृत्व इन दोनों का ही था। अंग्रेजों को उनसे के प्रति इन लोगों को सहानुभूति हो गई थी। अंग्रेजों से ये लोग सहानुभूति रखने लगे थे, उनसे ये कहिए प्रेम करने लगे थे।
इससे ज्यादा अंग्रेजों का चाटुकार, पालतूकार बनने के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूं और क्या किया जा सकता है। यूनियन जैक की बात पर नेहरू जी ने कहा था कि कांग्रेस के भीतर जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो इस बात को नहीं मानेंगे कि तिरंगे के बाएं कोने पर, ऊपरी कोने पर यूनियन जैक को बनाया जाए। इन लोगों को लगेगा कि अंग्रेजों की हम चमचागिरी कर रहे हैं। यह इस बात का पुख्ता प्रमाण है, लिटमस टेस्ट है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने वास्तव में क्या क्या कुकर्म किए हैं। ये कांग्रेसी कहते हैं कि हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे। इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार के जो पत्र सामने आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि वो अंग्रेजों से लड़ नहीं रहे थे, अंग्रेजों के साथ साथ कदम ताल मिला के चल रहे थे और उनकी मदद ज्यादा कर रहे थे। कांग्रेस द्वारा हमेशा ये प्रयास किया गया कि अंग्रेजों का शासन किसी न किसी रूप में भारत में बना रहे। भारतीय लोगों से अपील की गई कि वो दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन की फौज में भर्ती हो जाएं और ब्रिटेन की दूसरे विश्व युद्ध में मदद करें। कांग्रेस के इतिहास में साथियों अनंत अनगिनत ना जाने कितने उदाहरण मिलेंगे जब एक साधारण समझ वाले व्यक्ति को, एक व्यक्ति जो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में नहीं पढ़ा है, एक आम नागरिक है, साधारण समझ रखता है, उस व्यक्ति को भी ये समझने में मुश्किल होगी कि आजादी के आंदोलन के जो नायक कहे जाते हैं, जिनको हम नायक समझते हैं, वो अंग्रेजों के साथ थे या भारत के साथ थे, या दूसरे शब्दों में वो अंग्रेजों के साथ थे या अंग्रेजों के खिलाफ थे। उनके आचरण से तो नहीं लगता कि वो अंग्रेजों के खिलाफ थे। कांग्रेस के न जाने कितने नेता ऐसे हैं जिनका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे अथवा मोहनदास करमचंद गांधी जी कर रहे थे, या हम कहें कि जिनके अग्रणी नेहरू जी थे अथवा गांधी जी थे, वो अंग्रेजों के नुकसान की कीमत पर, कि अंग्रेजों को नुकसान हो जाए उससे भारत को फायदा हो, वो ये नहीं चाहते थे। भारत को फायदा हो लेकिन अंग्रेजों को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस ने, आप देखिए, कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता को काला पानी की सजा नहीं हुई। काला पानी की सजा हुई तो वीर सावरकर को हुई। किसी कांग्रेसी को फांसी की सजा नहीं हुई। फांसी की सजा हुई तो भगत सिंह को हुई। लेकिन कहा जाता है वीर सावरकर अंग्रेजों के लिए लड़ रहे थे, अंग्रेजों के पिट्ठू थे। जिस व्यक्ति को अंग्रेज काले पानी की सजा दे रहे हैं वो व्यक्ति अंग्रेजों के साथ है, और जिस व्यक्ति को अंग्रेज काले पानी की सजा नहीं दे रहे हैं वो व्यक्ति अंग्रेजों के विरोध में है। किस प्रकार का ये कुतर्क और नैरेटिव गढ़ा गया। इन कांग्रेसी नेताओं को जब जब गिरफ्तार किया गया तो महलों में, आलीशान महलों में, या ऐसी ऐसी जगहों पर रखा गया जो जहां पर आज 7 स्टार या 9 स्टार सितारा होटल जैसी सुविधाएं उपलब्ध हों। नौकरों चाकरों की इनके लिए कोई कमी नहीं थी, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था होती थी, हर ऐशो आराम का इनके लिए ख्याल रखा जाता था। नेहरू जी के पढ़ने के लिए विभिन्न जगहों से पब्लिश अखबार आते थे। इन सब के लिए अंग्रेजों की जेल दूसरा घर होती थी, हर प्रकार की सख्त सुविधाएं उपलब्ध होती थी, और ये लोग गिरफ्तार थे, ये लोग जेल में थे, और ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। और जो बेचारा व्यक्ति काले पानी की सजा पा रहा था वो अंग्रेजों का पिट्ठू था, वो अंग्रेजों का समर्थक था, जिसका जीता जागता उदाहरण ये लोग कहते हैं वीर सावरकर जी थे। लॉर्ड माउंटबेटन हो, लॉर्ड माउंटबेटन जी की पत्नी एडविना माउंटबेटन हो, और नेहरू की दोस्ती किसी से नहीं छिपी है। उसकी इस देश ने क्या कीमत चुकाई है उसका आज तक सही सही आकलन नहीं हो पाया है, और मुझे नहीं लगता कि शायद भविष्य में भी हो पाएगा। देश जानना चाहता है क्यों नहीं आज तक नेहरू एडविना के पत्र सार्वजनिक किए गए, क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू गांधी परिवार ने, ब्रिटेन की सरकार ने उनको जनता के सामने लाया, क्यों उनको छुपा के रखा गया है। कई संदूकों में भरे हुए ऐसे पत्र और डॉक्यूमेंट हैं जिनको सोनिया गांधी जब उनकी सरकार थी नेहरू मेमोरियल म्यूजियम या 3 मूर्ति भवन से चुरा कर ले गई, और जब संस्थान द्वारा अब उनको मांगा जा रहा है तो वो उसको वापस नहीं कर रही हैं।
उन पत्रों में क्या लिखा है उसको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। आजादी के आंदोलन का पूरा वास्तविक सच आज तक देश को पता नहीं है। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं जो इस देश की जनता से जानबूझकर दबाई गई है, छुपाई गई है और जो आज भी छिपी हुई हैं। आज के समय में जो कुछ भी हम लोग जान पा रहे हैं वो उन घटनाओं से, उन चीजों से आ रहा है जो कुछ हल्का फुल्का छप गया है आरटीआई के माध्यम से या गवर्नमेंट की डिक्लासिफाई करने की नीति के तहत जो कुछ सामने आ गया उससे हमको सामने पढ़ने, सुनने, देखने को मिल रहा है। इनके बारे में भी पता सिर्फ इसलिए चला क्योंकि इनको प्रचारित नहीं किया गया। ठीक है, केवल वही तथ्य वो भी झूठ की चाची में लपेट कर प्रचारित किए गए जिससे नेहरू गांधी परिवार और नेहरू अथवा किसी भी उस व्यक्ति का जिसका गांधी सरनेम हो उसका महिमा मंडन हो सके। यह रणनीति बनाकर नियोजित ढंग से किया गया कि आजादी की लड़ाई का श्रेय केवल और केवल एक ही परिवार अथवा गांधी सरनेम वाले व्यक्ति को ही दिया जाए। और आज उसका नतीजा साथियों हम सब देख रहे हैं कि आजादी के आंदोलन के बारे में जो भी पढ़ाया गया, जो हमने आपने पढ़ा है, उसको देखकर लगेगा कि वास्तव में इनका बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन हमारे वीर क्रांतिकारियों के हर योगदान को कम करके, उसको हीन भावना से ग्रसित करके इतिहासकारों ने हमारे सामने, नई पीढ़ी के सामने प्रस्तुत किया। यह दिखाया कि उनका कोई योगदान नहीं था या बहुत कम था, जबकि उनका योगदान बहुत बड़ा था। साथियों, देश की भावी पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि अंग्रेजों को अगर किसी से डर था तो वो केवल और केवल भारत के वीर क्रांतिकारी, चाहे वो भगत सिंह जी रहे हों, चंद्रशेखर आजाद रहे हों, बटुकेश्वर दत्त रहे हों या नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे हों, उनसे था। पंडित जवाहरलाल नेहरू या मोहनदास करमचंद गांधी या और किसी भी कांग्रेसी नेता से अंग्रेज किंचित मात्र भी नहीं डरते थे। यह सच्चाई जितनी तेजी से और जितनी जल्दी हम सबके सामने आ जाए उतना अच्छा है। और यह अच्छा होगा इन कांग्रेसियों के लिए कि इसका बचाव करने की कोशिश ना करें, इसको सही ठहराने की कोशिश ना करें। देश में आज जागरूकता बढ़ रही है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। वो जरा सी बात कोई होती है उसको सर्च करके उसके संबंधित सारे तथ्य निकाल लेता है, वो उससे अपनी जानकारी बढ़ाता है। अपने अतीत के प्रति वो जागरूक है। अतीत के प्रति जागरूकता, राजनीतिक जागरूकता, ये जानने की उत्सुकता कि सचमुच में क्या हो रहा था, आज हमें बताया गया है। क्या वो पूरा सच है? नहीं है तो क्या पूरा झूठ है? अगर सच है तो कितना सच है? छुपाया गया है तो कितना छुपाया गया है? ये सब हर कोई जानना चाहता है। हम आप सोच के देखें, किसी भी दूसरे देश के आजादी के आंदोलन की इतनी बातें इस तरह से छुपा कर रखी गई हों और उसके बाद ये कांग्रेसी दावे कितने बड़े बड़े करते हैं। एक किताब आई है नटवर सिंह जी की, वन लाइफ इज नॉट एनफ। उस किताब में उन्होंने किस तरीके से नेहरू गांधी परिवार की धज्जियां उड़ाई हैं, अगर हम और आप इसको पढ़ें, देखें तो हमें ज्ञान होगा, हमें जानकारी मिलेगी कि नेहरू क्या अंग्रेजों से लड़ रहे थे या अंग्रेजों के साथ खड़े थे किसी न किसी रूप में। अभी मैंने नेहरू और एडवीना जी के पत्रों का जिक्र किया। इसी किताब में नटवर सिंह जी लिखते हैं कि 1960 के दशक में एडवीना माउंटबेटन का मलेशिया के एक द्वीप पर निधन हो जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की संसद में उनके नाम का शोक प्रस्ताव पारित करवाते हैं, जबकि यह संसद में कहीं प्रावधान नहीं है कि एक गैर महिला, विदेशी महिला के निधन पर संसद में शोक प्रस्ताव पास किया जाए। वहीं
70 के दशक में जब शायद जयप्रकाश नारायण या राम मनोहर लोहिया जी किसी एक की मृत्यु होती है और शोक प्रस्ताव की बात आती है, संसद में शोक प्रस्ताव पास करने की बात आती है, तो ये कांग्रेसी कहते हैं, मुझे अभी ध्यान नहीं है कि किस व्यक्ति के बारे में उनने शायद लिखा है, लेकिन ये तय है कि इन्हीं दो व्यक्तियों के बारे में उनने लिखा है, जयप्रकाश नारायण या राम मनोहर लोहिया जी के बारे में, कि कांग्रेसियों ने कहा कि वो चूंकि इस सदन के सदस्य नहीं थे, लिहाजा उनके लिए शोक प्रस्ताव नहीं पारित किया जा सकता, लेकिन एडविना माउंटबेटन के लिए किया जा सकता है। ये है चरित्र इन कांग्रेसियों का। साथियों, मैंने आपके सामने कुछ तथ्यों के साथ एक विश्लेषण रखा है। आपसे अनुरोध है कि आप ये चैनल देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार। मैं अगले अंक में फिर किसी नए तथ्यों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।